स्मृति जी, बहुत बहुत एक तो बधाई आपको और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले वैसे तो 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, लेकिन यूपी में जो चीज़ें देखने को मिली, जो तस्वीर देखने को मिली, उसमें क्या अहम फैक्टर्स आप देखती हैं जो बीजेपी इस बहुमत की तरफ बढ़ी? मुझे इस बात का बहुत उत्साह है कि उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति का तिरस्कार कर नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि हम राष्ट्रनीति के संकल्प के साथ विकास के मुद्दों पर इस चुनाव को देखें और जनता उसके आधार पर अपना वोट दे। जनता जनार्दन ने नरेंद्र भाई के इस निवेदन को, इस आह्वान को स्वीकार करके हम सबको कृतज्ञ किया है। उत्तर प्रदेश में जनता ने इतिहास बनाया है, भाजपा ने तो इतिहास बनाया है ही, इसलिए जनता के प्रति आभार और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन के नेतृत्व को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। स्मृति जी, एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो महिलाएं हैं। महिला वोटर्स लगातार बीजेपी से जुड़ती रही हैं और इस बार भी कहा जा रहा है कि उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। एक भरोसा लगातार महिलाओं का बढ़ता रहा है बीजेपी के प्रति। एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लिए तो ये निश्चित रूप से उत्साह का विषय है कि महिलाओं ने न सिर्फ विकास के मुद्दों पर अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, बल्कि विशेष रूप से अपराधियों पर जो नकेल कसी गई प्रदेश सरकार द्वारा, उसके संदर्भ में महिला संरक्षण की दृष्टि से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। तो महिलाओं के प्रति विशेष मेरी ओर से धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी एक बात जोड़ना चाहूँगी, कई लोगों को ये भ्रम था कि महिला को अगर संकेत दो तो महिला उसी आधार पर वोट करती है। महिला को कुछ लोगों ने कैप्चर्ड वोट बैंक की दृष्टि से देखा। लिबरेटेड महिला, और जब लिबरेशन की बात करती हूँ, आज़ादी की बात करती हूँ, तो ये बात सिर्फ ही शहरी अंचल की महिलाओं तक सीमित नहीं है। आज ग्रामीण अंचल की महिला समझती है, अपने वोट का महत्व समझती है कि किस प्रकार से विकासशील सरकार को पुनः गठित करने में महिला की अहम भूमिका ग्रामीण अंचल में हो सकती है। उत्तर प्रदेश ने इसका भी प्रमाण दिया है। स्मृति जी, आपको लग रहा है कि जो जाति की राजनीति होती है उसके मुकाबले या उसके सामने ये जो महिला वोटर्स हैं, उन्होंने एक बड़ी दीवार खड़ी की और बीजेपी के लिए राह आसान खड़ी की? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि महिला के बढ़ते समर्थन को भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ कृतज्ञता के भाव से देखती है, बल्कि ये भावना भी उत्पन्न होती है कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष कहा कि हम वर्षों वर्ष से हमारे देश में राजनीति और राजनीतिक स्वर सुनते थे महिला विकास की, लेकिन अब हिंदुस्तान में वो समय आया है जब महिला के माध्यम से देश का विकास होगा। और हाल फिलहाल में मैं कुछ ग्रामीण अंचल की बहनों के बीच में और कच्छ में, गुजरात में मैं साध्वी बहनों के मध्य में थी, वहाँ से एक वक्तव्य उत्पन्न हुआ कि देश ने महिला नेतृत्व तो बहुत देखा है, लेकिन महिलाओं के लिए नेतृत्व एक पुरुष द्वारा पहली बार नरेंद्र भाई के स्वरूप में देखा। स्मृति जी, आपको वैसे तो पूरे यूपी में चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया था, लेकिन जब वेस्टर्न यूपी में आप चुनाव प्रचार कर रही थी, पहला चरण था, लोग कह रहे थे बार बार कि जाट वोटर्स नाराज़ हैं, ओबीसी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और यहाँ बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ज़मीन पर जब आपने तस्वीर देखी थी और आज जो आप तस्वीर देख रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आपको लग रहा है, कम लग रहा है? हम तब भी कहते थे जी, हम तब भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता का कहीं ना कहीं सहयोग और आशीर्वाद पा रही थी, और आज भी कह रहे हैं, और ये तो प्रतिबिंबित हो रहा है प्रमाण के तौर पे चुनावी नतीजों में। मुझे लगता है 2-3 विषय प्रमुख रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जो गौरतलब है। एक कि जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब भी हमने देखा किस प्रकार से जो लोग किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो अपने गृह जनपद में हारे। इसका मतलब उनके गृह जनपद में ऐसे लोगों के वक्तव्य को स्वयं किसानों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा, कई अटकलें लगाई जा रही थी कि आरएलडी और सपा के गठबंधन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन आप एक समुदाय विशेष की, जाट परिवारों की विशेष आप जब चर्चा करते हैं तो उन्होंने नकारा उन आपराधिक तत्वों को जो समाजवादी पार्टी का एक आधार स्तंभ है उनकी राजनीति का। तो मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान परिवार, जाट परिवार, त्यागी परिवार, हर समुदाय ने विकास के आधार पर अपना वोट भाजपा को दिया, और उसके लिए मैं जितना उनके प्रति आभार व्यक्त करूं उतना कम है। स्मृति जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जब इस चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं तो एक बात और कह रहे हैं, इस चुनाव से पहले बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, और विश्लेषक कहते हैं कि अब क्या बीजेपी ने ये स्ट्रेटजी तैयार कर ली है कि 17, 19, अब 22 में
वो खुद ही ये बता देती है अपने कार्यकर्ताओं को, देखो हम हार रहे हैं, और इस वजह से कार्यकर्ता और ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि विश्लेषण तो कई भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं भारतीय जनता पार्टी की क्षमता पर, भारतीय जनता पार्टी के आने वाले जो हमारा एक संगठन का ढांचा है उसके ऊपर कई प्रतिज्ञाएं होती हैं, कई अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जीतती इसलिए है क्योंकि हम राजनीति स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के उत्थान के लिए नहीं, समाज के उत्थान और संरक्षण के लिए करने की सीख रखते हैं। हमारी पार्टी में जो संगठन का संस्कार स्वयं नरेंद्र भाई देते हैं वो यही है कि स्वयं के लिए ना करो, जनता के लिए करो, और ये जनता ही आज बढ़ चढ़कर इसीलिए इस राजनीति के पक्ष में, राष्ट्रनीति के पक्ष में अपना आशीर्वाद दे रही है। स्मृति जी, हमारे न्यूज़ डायरेक्टर हैं हेमंत शर्मा जी, वो आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। लेकिन एक ही हेमंत सर। हेमंत जी, मैं न्यूज़ डायरेक्टर के नाते आपको नहीं संबोधित कर रही हूँ, मैं एक बड़े के नाते प्रणाम कर रही हूँ, उसे स्वीकार करें। आपको वो प्रणाम कर रही हैं, आप जो सवाल लेना चाह रहे थे। जी जी नमस्कार स्मृति जी। जी हेमंत जी। स्मृति जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ है, लेकिन 77 में जब 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चला था, इतनी उपलब्धियां नहीं थी, तो 323 सीटें आई थी। आज आप 260 के आसपास ठहर रही हैं, तो इतनी सीटें कम कैसे हुई? मैं इतना ही कहूँगी हेमंत जी कि अब तक पूर्ण परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि आज जिस ऐतिहासिक परिणाम को हम देख रहे हैं, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की तो उतनी भी अपेक्षा नहीं थी। आप ही के चैनल पर कई विशेषज्ञ ऐसे भी आए थे जो हमें 200 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचा रहे थे। अब उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की वो बात कर रहे थे, आज प्रमाणित हो गया है कि वो प्रो इनकम्बेंसी हो गया है। स्मृति जी, एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम सुबह से अपने ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और लोगों ने मीम्स बना के भी चलाने शुरू कर दिए हैं, वो है यूपी में बुलडोज़र फैक्टर। हम तमाम फैक्टर्स के बीच में क्या उसको इग्नोर कर सकते हैं या वो मानती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है? देखिए, आप बुलडोज़र की जब बात करते हैं तो वो प्रतीक किस बात का है? आपराधिक तत्वों ने जो अवैध संपत्ति जनता को लूट कर बनाई, जनता के संरक्षण के लिए न सिर्फ उस अवैध संपत्ति को जब्त किया गया, बल्कि हाँ ऐसे बड़े बड़े महलों पर बुलडोज़र चलाया गया, उस ज़मीन को मुक्त किया गया ताकि उस ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत गरीब के लिए घर बने। इसलिए ये बुलडोज़र प्रतीक उस गरीब के संरक्षण और उत्थान का और सर पे छत का एक प्रतीक बन गया। जहाँ तक कि बुलडोज़र की बात है तो ये प्रतीक बना कि आपराधिक तत्वों के ऊपर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने नकेल कसी, उसका भी ये प्रतिबिंब बना। तो शायद सपा के नेताओं को लगता था कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन उल्टा पड़ा उन पर। सपा के गुंडा एलिमेंट्स ने बार बार जनता को याद दिलाया कि सपा का किस प्रकार से कहर था, किस प्रकार से तंत्र का पॉलिटिसाइजेशन हुआ, किस प्रकार से जनता सरकार से संरक्षण मांग रही थी, लेकिन सरकार में आपराधिक तत्व जनता को और प्रताड़ित कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि व्यंग के रूप में बुलडोज़र की बात भले ही कही गई होगी, लेकिन ये व्यंग सपा को भारी पड़ा। एक कमेंट और इलेक्शन से पहले सुनने को मिला था स्मृति जी, जिन्ना का नाम सामने आया था, और इस इलेक्शन में सेकंड फेज के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद पूरे देश में खड़ा हुआ था हिजाब को लेकर के। अभी तक हम जितना डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये इशू आया नहीं है इलेक्शंस के बीच में। आपको लग रहा है ये फैक्टर्स भी कुछ काम किए इस यूपी इलेक्शन में खास तौर से? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान, उन्होंने बार बार जनता से कहा कि इन सारे मुद्दों को उठाकर विपक्ष भ्रमित करना चाहती है पूरे नैरेटिव को, क्योंकि विपक्ष के पास विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोई भी ऐसे अंक आंकड़े नहीं थे। और इसीलिए आज मैं उत्साहित इस परिणाम को देखकर हो रही हूँ, क्योंकि ये संकेत मात्र उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए है कि बार बार राष्ट्र में जब उत्तर प्रदेश का उल्लेख होता और उत्तर प्रदेश की राजनीति का उल्लेख होता तो विशेषज्ञ बार बार यही दोहराते कि किस समुदाय के आंकड़े अगर जोड़ें तो कौन जीत सकता है। आज पहली बार विशेषज्ञ भी विवश हैं इस बात को स्वीकार करने में कि आज पराकाष्ठा विकास की इतनी हुई है कि जनता ने वोट बैंक और परिवारवाद की राजनीति को त्याग कर विशेष रूप से विकास की राजनीति और राष्ट्रनीति को अपनाकर अपना वोट दिया है। ये झुटलाया ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बल्कि पूर्वांचल ने भी।
जी स्मृति जी, अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की क्या वजह देखती हैं आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगी हेमंत जी, अमेठी की धरा मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए 50 साल का इतिहास नहीं है, एक नया संघर्ष है। मैं मात्र 2 साल ही वहाँ से सांसद रही हूँ, लेकिन हाँ 7 साल की सतत तपस्या है। इस चुनाव में भाई और बहन दोनों पधारे थे, इस आह्वान के साथ कि पुनः परिवार के प्रति कोई भावना जागृत करें। और आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र की हर विधानसभा से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। मैं इतना ही कहूँगी कि कांग्रेसी प्रदेश भर में ये कहते थे कि श्रीमती वाड्रा पार्टी में प्राण फूंकने आई हैं, लेकिन आज ये प्रतीत होता है कि पार्टी फूंक कर जा रही है। स्मृति जी, आपने जब बात कांग्रेस की है तो फिर पंजाब की तरफ चलना भी ज़रूरी हो जाता है। हालांकि यूपी में बात करनी आपसे और भी ज़रूरी है, लेकिन पंजाब के जो रिजल्ट्स आए हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से क्लीन स्वीप करी है और इतने भारी बहुमत के साथ आई है, आपको लग रहा है कि बीजेपी के सामने मजबूत विपक्ष के तौर पर अब कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी रहेगी? देखिए, जहाँ भी विधानसभा के चुनाव में आप परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं देखते, आप उस राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में उत्पन्न करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वर्षों वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने गठबंधन की मर्यादा में ही पंजाब में कार्य किया। पहली बार उस बंधन से मुक्त हुए हैं और मुक्त होने के बाद पहला कदम उठाया है। निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में ये मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंजाब में भी सरकार बनेगी। नहीं, निश्चित तौर पर पंजाब में आप बिल्कुल बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं लड़ रहे थे, गठबंधन में थे और बहुत ज़्यादा उसके साथ नहीं थे। लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से पंजाब पहुंचती है और भारी बहुमत के साथ पहुंचती है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टी आगे चलकर बीजेपी के सामने एक बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर आपको दिखाई देती है? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मूल्यांकन होगा राष्ट्रीय स्तर पर, तो किस प्रकार से मूल्यांकन होगा। आप दिल्ली देख लें, जहाँ पर उनकी सरकार है, वहाँ पर दिल्ली के जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व लिप्त थे। इसका प्रमाण आपके चैनल पर भी उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है। दिल्ली में वर्तमान में उनकी शराब से संबंधित जो पॉलिसी है वो कितने परिवारों को तबाह कर रही है, इसका प्रमाण आपके चैनल पर भी है, पब्लिक डोमेन में भी है। पंजाब में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से अलगाववादी तत्वों का उन्होंने सहारा लिया, ये मात्र आपने या फिर किसी और जर्नलिस्ट ने नहीं कहा, स्वयं उनके रहे साथियों ने इसका प्रमाण सामाजिक स्तर पर दिया, राष्ट्रीय स्तर पर दिया। और जहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की बात है, तो वो तो अपना नेतृत्व का कौशल बनारस में मोदी जी के सामने लड़कर आजमा चुके हैं, हारे थे ना जी। हम तो फिर भी अमेठी लौटे हार के, वो आज तक काशी कहाँ लौटे हैं। स्मृति जी, आखिरी एक सवाल आपसे बस मुझे लेना है कि बहुत सारे लोग चुनाव से पहले आपका साथ छोड़कर गए थे और ये कहकर गए थे कि हम जिस तरफ जाते हैं जीत उस तरफ होती है। आज कुछ उन लोगों के लिए भी कहेंगी आप? नहीं, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परिवार त्यागा, मैं परिवार की एक छोटी महिला कार्यकर्ता हूँ। कुछ लोग दीदी के नाम से मुझे सम्मान देते हैं, कुछ लोग छोटी बहन कहते हैं। तो जिसने भी मेरे परिवार का दामन छोड़ा, उनको प्रभु आशीर्वाद दे कि वो स्वस्थ रहें। समृद्ध तो राजनीतिक दृष्टि से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता ने उनको कहीं ना कहीं वो परिणाम ला दिखाया जो उनकी कहीं ना कहीं स्वार्थ का नतीजा था। तो मैं बस अपनी मर्यादा में इतना ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को उन विशेष सीटों पर जनता ने संरक्षित किया। जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता का भाव रखती हूँ, क्योंकि उनका ये घमंड था कि वो जहाँ है लाइन वहीं से शुरू होती है। आज वो घमंड भी चकनाचूर हुआ है। स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।